साइंस बैकग्राउंड से हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ अच्छा। और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, ड्रॉप आउट किया। डीजी प्रिजन से एक बार आए तो मैंने एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, मैंने उनको कहा मैं सब लोग जेल से छूट के आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा हाँ हाँ आपके तिहाड़ के हैं, तो दैट टाइम इट वाज टर्न। उनका क्या नाम है आपका? चंपा देवी, पति का नाम? क्योंकि जो इंसान जेल में गया है, जिसकी लाइफ में इतना सब कुछ हुआ है, उसने कोई क्राइम करा है, क्या कोई रेजिस्टेंस था अपने ऊपर काम करने के लिए, या उनके माइंडसेट क्या होता था उस टाइम? हमने सबसे पहले उनको म्यूजिक सिखाना शुरू किया, तो देशभक्ति गीत सुनाए, सिखाए। सीएम शीला दीक्षित आई थी, उनके सामने जब जाके इन्होंने वंदे मातरम गाया, गूज़बम्प्स लाने वाली कॉम्पिटिशन मैंने आज तक नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो कैसेट्स रिकॉर्ड होनी चाहिए और ये दिल्ली के सभी स्कूलों में बजनी चाहिए। ये 3 नंबर जेल में एक बैंड बनाया एक कोर्ट में, और उसके बाद 5 नंबर जेल में एक बैंड बनाया, उसको इनवाइट करते थे क्योंकि सोसाइटी इवेंट होता था। उसके ऊपर फिर 2 मूवीज बनी, लखनऊ सेंट्रल और कैदी बैंड। कोई मोटिवेट कर रहे थे। हमने फिर एक रेड एफएम के साथ मैच रखा। रेड एफएम ने अपने रेडियो से इनवाइट किए प्लेयर्स, दिल्ली के बेस्ट प्लेयर्स, और वर्सेस तिहाड़ 11, दिव्य ज्योति तिहाड़ 11। और सारे लोग अंदर जो है वो क्रिमिनल्स हैं और सारे लोग जो बाहर हैं वो वाइट कॉलर्ड हैं, ऐसा नहीं है। इट्स वाइस वर्सा, अंदर अच्छे लोग भी हैं और बाहर बुरे लोग भी हैं। तो होता है ना रेड टेपिज्म में कि इनको चैलेंज कर दिया, हमें थोड़ा सा मुश्किलें आने लग गई और अरे बाबा जी तो पैसा कमा रहे हो। और जो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो उसकी जो अर्निंग थी वो क्या प्रिजनर्स को दिया जाता? प्रिजनर्स को दिया जाता। जेल्स, क्रिमिनल्स, प्रिजनर्स, एक बहुत ही डार्क साइड लगती है सोसाइटी की, और एक ऐसा पार्ट लगता है जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बिल्कुल अलग, एक अलग ही दुनिया है। बट क्या एक्चुअल में हम ग्राउंड रियलिटी जानते हैं? क्या एक्चुअल में हम जानते हैं जेल्स के अंदर होता क्या है? जेल्स का फंक्शन क्या है हमारी सोसाइटी में? स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रांसपेरेंट टेल्स विद शेरी। जो गेस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनकी आधी से ज्यादा लाइफ जेल्स में गुजरी है, in the sense that he has worked a lot for the jails and with the prisoners. He is the best person to tell us क्या ग्राउंड रियलिटी है जेल्स की, क्या कुछ मिथ्स हैं जो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, एक्चुअल में जेल्स का रोल क्या है, क्या होना चाहिए, एक क्रिमिनल मेंटालिटी क्या होती है, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के जो जेल में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, traumas, mental emotions, what all they go through. And he also talks about क्या opportunities हैं लोगों के सामने that we generally don't get to know, how much talented these people are. I have with me a very special guest जो एक सन्यासी हैं, पर उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सोशल वर्क और स्पिरिचुअलिटी के लिए डेडिकेट कर दी है। ही हैज़ 25 years of experience in working for jail reforms with अंतर्क्रांति। उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करा है इन अ लॉट ऑफ प्रिजनर्स, उन्हें ब्रेड विनर्स बनाया है, अपने लिए टैलेंट को बाहर निकाला है। ही हैज़ क्रिएटेड द बैंड्स इन जेल्स एंड व्हाट नॉट। Today, I have somebody who is a master, whether it's mythology, politics, geopolitics, spirituality, business. He is an expert. He is also a marathon runner, so it won't be wrong if I call him a fit monk. I have with me Swami Vishal Anand ji. बहुत privileged feel कर रही हूँ to have you today on this talk show. उसका पहला रीजन ऑब्वियसली आपकी जो पर्सनालिटी है, और दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके थॉट्स और नॉलेज को मैंने खुद पर्सनल लेवल पे हमेशा से एडमायर करा है। एंड आई एम फीलिंग रियली होपफुल कि आज लोगों को इतना इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, ऐसी चीजें जानने के लिए मिलेंगी जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक्चुअली ये सब भी हमारे अराउंड चल रहा है। तो जैसा मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया, यू आर समबडी जिससे पॉलिटिक्स की हम बात करें, माइथोलॉजी की बात करें, बिजनेस से रिलेटेड बात करें, यू हैव अबंडेंस ऑफ नॉलेज। तो मैं ये डेफिनेटली जानना चाहती हूँ कि क्या वो एक पॉइंट आया व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम अ मंक? अगर आप मुझे ये कहते हैं कि वो क्या पॉइंट आया, दैट वाज माय गुरु आशुतोष महाराज जी। मैंने ध्यान सीखा, साधना सीखी। मैंने अपने गुरु जी से पूछा कि मैं इस रास्ते पे चलना चाहता हूँ, तो उन्होंने पहले एक्सेप्ट नहीं किया, बट बहुत टाइम बाद उन्होंने कहा ठीक है अब आप आ जाओ। किस वजह से? तो उन्होंने कहा स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है ये रास्ता, संन्यास का रास्ता, पूरा संसार, घर परिवार सब कुछ छोड़ना, बिल्कुल अकेले जीवन में रहना, तो एकांत मार्ग बहुत कठिन मार्ग है।
एक आत्ममार्ग। तो तब बट फिर ये सोच लिया था कि अब जिस रास्ते पे कदम बढ़ा है वापस पलट के नहीं देखना। तो जब उन्होंने आज्ञा दी तो हाँ, उससे पहले मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ अच्छा। और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, ड्रॉप आउट किया। आई डिड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और उसके बाद इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट होने के बाद देन आई वाज वर्किंग विद मल्टीनेशनल कंपनी जिसको अब अच्छा। एलजी के नाम से जानते हो। आई वर्क विद एलजी, आई वर्क विद वीडियोकॉन, आई वर्क विद ओनिडा। तो मैंने दो तीन तीन कंपनीज में काम किया। कुछ एक शॉर्ट टेन्योर के लिए मैंने शार्प में भी काम किया अच्छा। और बहुत ही यंग एज पे था, बड़ी जल्दी जल्दी स्विच किया। एबरेटिंग माइंड होता है ना बच्चों का कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, कुछ और तो बेटर और हाँ बेटर। और बेटर और बेटर। तो वो जो दौड़ थी वो आके कहीं ना कहीं शांत होनी थी। तो वो शायद मुझे इस रास्ते पे आके जब मैं 96 में थ्रू माई फादर आई केम इन टच विद दिस ऑर्गेनाइजेशन और जब मैंने Okay. बहुत सारे युवाओं को सेवा करते हुए देखा, सेल्फलेसली कर रहे हैं, हम्म। सो दैट देन आई थॉट कि नहीं मुझे भी यही करना है। अच्छा। एंड दिस इज माई दैट वाज माई एक्चुअली इनर कॉलिंग। और वो उससे पहले कभी नहीं था, कभी आई वाज नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल। कोई अध्यात्म जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इस रास्ते पे चले बचपन से आपका इधर ध्यान होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था, वो नहीं था। द क्रेडिट गोज टू माई माई मेंटर, माई गुरु। और उसके बाद फिर जब मैं इस रास्ते पे आया तो मेरी सबसे पहले सेवा जेलों में लगी। तो जेलों में सबसे पहले हम जाके काउंसलिंग करते थे और सत्संग सुनाते थे। अच्छा। वहां से सफर शुरू हुआ, बट इट वाज ए कंसिस्टेंसी विच गेव रिजल्ट्स। शुरू में लगा कि बहुत बोरिंग काम है, क्या कर रहे हैं हम रोज जाके, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेता, इससे अच्छा मैं बाहर देश में कितनी जगह जाके प्रवचन कर सकता था, वहां जाके कर सकता था, बाकी लोग भी आश्रम के जाते हैं, मुझे भी जाना चाहिए था। बट आई आस्क्ड माय गुरुजी, बहुत बोरिंग है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाते रहो। तो वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो वो लगातार कंसिस्टेंसी इज द की एक्चुअली, आई वुड से कि जब आप लगातार किसी काम को करते रहते हैं ना, वो रिजल्ट देने शुरू कर देता है। 4-5 महीने 6 महीने हो गए और उसके बाद सडनली आई स्टार्टेड कि लोगों को जब ध्यान सिखाना शुरू किया, जब लोग ध्यान करने लगे जेल में, प्रवचन सुनते थे, रेगुलर ध्यान करते थे, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे खुद देखने लगा। ओके। ये काम ऐसा नहीं कि मैंने जाके शुरू किया, मेरे से पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम 95 में शुरू हो गया था। अच्छा। मेरी सेवाएं 98 में लगी थी, ठीक है। 3 साल बाद। तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ तब हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। और देन ए मोमेंट केम जब वी हैड एन इवेंट आउटसाइड। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल इवेंट था, हेल्थ इवेंट था। ओके। वी इनवाइटेड डीजी प्रेजेंस एज अ गेस्ट। तो हमारे लिए बड़ा नॉर्मल सी चीज थी, डायरेक्टर जनरल प्रेजेंस ओके ओके एज अ गेस्ट टू आवर इवेंट। ओके। और हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी चीजें थी, लोग अंदर हमारे से जुड़ते थे, बाहर आके ऑर्गेनाइजेशन में वो सेवा करते थे और हमारे लिए बड़ा कैजुअल था वो। अच्छा। तो जब डीजी प्रेजेंस एक बार आए तो मैंने, एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, मैंने उनको कहा, मैं सब लोग जेल से छूट के आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ हाँ आपके तिहाड़ के हैं। तो दैट इज ही वाज स्टन्ड। उनका क्या नाम है आपका? चंपा देवी। पति का नाम? जैसे जेल में जैसे एक पुलिस का वो होता है ना ट्रेंड, उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से पूछा, पति का नाम क्या है, पता क्या है, थाना कौन सा था, धारा कौन सी थी। और वो लेडी, क्योंकि जेल में रेगुलरली ये सब चीजें बोलनी पड़ती है, टिप्स पे होती हैं, उस लेडी ने रेगुलरली बोला। फिर उन्होंने दूसरे से पूछा क्या नाम? यासराम। बाप का नाम ये, पता ये, थाना कौन सा, धारा कौन सी। वो टिप्स पे उस बंदे ने एकदम बता दी। ही वाज स्टन्ड। एंड आफ्टर दैट इवेंट ही टोल्ड कि स्वामी जी आप ऑफिस आओ 1-2 दिन में। I was this is around 24 years ago. ओके। So मैं नेक्स्ट डे ऑफिस गया उनके, तो कहा आपको पता है आपके पास क्या चीज है? आपके पास खजाना है जो रिजल्ट्स आज तक दुनिया में शायद कोई नहीं दे पाया। मैं कहा इज इट सो? कहते हैं हाँ, मैंने कितनी दुनिया की प्रेजेंस विजिट की है, मैंने कहाँ कहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, मैंने क्या कुछ किया है। ऐसे लोग कभी अपनी क्राइम की फील्ड को छोड़कर, जिन्होंने मर्डर्स किए, जिन्होंने डकैतियां डाली, जिन्होंने रॉबरीज की, जिन्होंने रेप्स किए, जो डॉरी केसेस में अंदर गए, वो ट्रांसफॉर्म होके बाहर आके समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को बदल रहे हैं। दैट वाज ए उनके लिए वो बड़ा हैरान करने वाला वो था। मैंने कहा हमारे यहाँ तो ये बहुत सारे हैं। देन ही टोल्ड कि ऐसे और कितने लोग होंगे आपके पास? मैंने कहा आपको कितने चाहिए? कहते 10-20। मैंने कहा 100-150 कर दूं? कहते हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ। तो हमने जेल में एक इवेंट किया, द रिफॉर्म टर्न रिफॉर्मर्स नाउ, जिसमें हम 150 लोगों को जेल के बाहर से अंदर लेकर गए। अच्छा। और पूरा मीडिया इनवाइट किया गया वहां पे। दैट वाज इन 2003, 6 मई 2003। ओके। सीएम थी उस समय शीला दीक्षित, उनको बुलाया गया और उनके सामने ये इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस स्टेज पे शेयर किए। अच्छा।
एंड दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट। तो पहले सिर्फ ये हो रहा था कि बातें हो रही थी कि जेल में ये काम हो रहा है, जो वो बहुत पहले से रहा था, बट ग्राउंड पे कुछ पर ऑफिशियल्स के आने के बाद वो मीडिया में दिखना शुरू हुआ था, बट ग्राउंड पे रिलीज होने के बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो ऐसा नहीं हो रहा था। तो जब ये होना शुरू हुआ तो वो बड़ा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरा हैरान कर देने वाला बात था, पूरी इंडियन ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि जेल ने एक्चुअल में रिजल्ट्स देने शुरू किए। तो जब 150 लोग बाहर से अंदर गए और उन्होंने जाके जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि मैं पहले ये था, कोई किसी गैंग से जुड़ा हुआ था, कोई ये था, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक हाफ पेज की एक पूरी स्टोरी कवर की तिहाड़ में, और उसके बाद मल्टीपल, फिर हिंदू ने भी, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, तमाम फिर अखबारें आने लग गई। उस समय प्रिंट मीडिया का जमाना था, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब तो था ही नहीं। तो उस समय तमाम अखबारों में फ्रंट पेज स्टोरीज आने लगी, पूरे पूरे सप्लीमेंट्स के। वाइवा सिटी था पायनियर का एक, उनकी 3 पेज की स्टोरी थी। अच्छा। 3 फुल पेजेस की स्टोरी थी उन्होंने इन लोगों के ऊपर की। तो और उसके बाद फिर इंटरनेशनल मीडिया आने लगा, BBC, CNN, अल जजीरा, NHK जापान, नॉर्वे का नेशनल चैनल, और तब तमाम वो एक दैट वाज ए रेवोल्यूशनरी टाइम जब उन्होंने देखा कि यार इतने लोग बदल रहे हैं। अब ये एक हमारा एक मोमेंटम शुरू हो गया कि अच्छा ये चीज, अच्छा उससे पहले हम कर रहे थे, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे, बट हमें पता नहीं था कि ये कोई और प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन में या पूरे प्रेजेंट रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा काम नहीं कर चुका। अच्छा। तो जब हमने ये काम किया तो वो पूरे मीडिया में दिखा, पूरा उसने एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे सिस्टम को। तो उसको देखकर जब लोगों ने पढ़ा तो लोगों की अप्रिसिएशन आनी शुरू हुई, प्लस बहुत सारे नए NGOs, बहुत सारे लोग सोशल वर्क के लिए उन्होंने एनरोल करना शुरू किया तिहाड़ में कि हम ये करना चाहते हैं। और उसी के चलते साथ साथ बाहर से भी बहुत सारे स्टेट्स ने हमें अप्रोच करना शुरू किया कि आप हमारे यहाँ आके काम करो, हमारी स्टेट में आओ। गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, यूपी में, MP में, छत्तीसगढ़ तब नहीं था, बट वहां से भी, मतलब तमाम अलग अलग स्टेट से हमें क्वेरीज आने लग गई, लेटर्स आने लग गए कि आप हमारे यहाँ भी करो। और ग्रेजुअली फिर एक एक करके हमने, जो हमारी ब्रांचेस थी, हमारे सेंटर्स थे, सब जगह काम हुआ। तो फिर हम 43 जेल्स तक एक टाइम में हम काम कर रहे थे। अच्छा, मैं ये चीज समझना चाह रही हूँ, जो आपने बोला कि जितने लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, ये थ्रू स्पिरिचुअलिटी हो रहे थे? थ्रू स्पिरिचुअलिटी हो रहे थे। और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टूल है जिसे ना पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। और आपको पता है, इंडिया एक लैंडमार्क इसमें एस्टेब्लिश कर सकता है प्रेजेंट रिफॉर्म्स में कि भारत ने इतने लोगों का हृदय परिवर्तन किया, क्योंकि भारत का इतिहास है हृदय परिवर्तन का। अंगुलीमाल डाकू देखो, वो हमारे यहाँ संत बन गया। हमारे का गणिका जो थी वो साधु बन गई। सदना थे वो बन गए, भक्त बन गए। तो अगर इतिहास देखा जाए तो कोडा थे, उनको राक्षस कहा जाता है, वो भक्त बन गए। तो कितने लोग हैं इतिहास में ऐसे, हमारे इतिहास में। भारत का इतिहास जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, वो बदलाव का है, वो हृदय परिवर्तन का है। पर आज दुर्भाग्य यह है कि हम अपने इतिहास को छोड़कर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं कि वेस्ट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है। वेस्ट की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, वेस्ट की प्रेजेंस में चेंज ऑफ हार्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, उनके ऊपर इनर अवेकनिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ हो रहा है। हम उसको ना करके ना हम बाहर की ओर भागते हैं कि दूसरी प्रेजेंस क्या कर रही है। आप देखोगे दूसरी प्रेजेंस में प्रिजनर्स को जब रखा जाता है, छोटे छोटे सेल्स में लॉक करके रखा जाता है, उनको विंडो से खाना दिया जाता है। उनको अगर कहीं कोर्ट में या कहीं अपीयर भी कराना है या कोई मिलने भी आया है तो एक शीशे के उस पार फोन से बात कराई जाती है, और उसके हैंड कफ्स लगाए होते हैं, पैरों में कफ्स लगाए होते हैं, पूरे अच्छे से उसको बांधा, पूरा टाइट किया होता है। हमारे यहाँ जब कोई मुलाकात आती है, वो जंगले के उस साइड खड़ा होता है। हमारे यहाँ भी फोन सिस्टम कर दिया, पहले नहीं था, जंगले के उस साइड खड़ा, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। अच्छा। अब जिस तरह से हम जेल में जाते हैं, आप अगर वेस्ट की किसी भी जेल में जाएंगे तो वहां पे आप वो ग्रिल के उस साइड होगा, आप ग्रिल के इस साइड होगे, तब आप बात कर सकते हो, वहां पे ग्रुप में नहीं आ सकते हैं। भारत में आप ग्रुप्स में लोगों को बिठाकर उनके साथ एक आतंक ना फैलाएं या कोई भी ऐसी गड़बड़ ना करें, कोई झगड़ा ना करें, उनको ग्रुप में बिठा के हम काउंसलिंग करते थे। ग्रुप काउंसलिंग होती थी, उसके बाद इंडिविजुअल काउंसलिंग होती थी, कोई व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है, और फिर एक प्रोसेस होता था जिससे उसको ध्यान सिखाया जाता था।
तो वो पूरे प्रोसेस से 3-4 महीने के एक प्रोसेस से होके गुजरता है जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है, एंड इट्स ए जर्नी, इट्स ए रेगुलर प्रोसेस। तो जो आप कह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन एक इंडिया का हमेशा से हिस्ट्री रहा है, या जो हम प्रिजनर्स की भी बात करते हैं, तो सुनने में या अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग चीज लगती है। ये ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये जो आगे बढ़ना चाहिए। पर जब हम कॉमन लोगों के बीच में जाते हैं, तो बहुत बार लोगों को एक माइंडसेट होता है कि बोलने के लिए होता है, ये एक्चुअल में अंदर से कोई बदलता नहीं है। बट आपने लोगों के साथ काम करा है, आपने देखा है ऐसी जर्नीज को, एंड आई एम श्योर जितना आप अभी हम जो बोल रहे हैं, इजी नहीं रहा होगा ये करना, क्योंकि जो इंसान जेल में गया है, जिसकी लाइफ में इतना सब कुछ हुआ है, उसने कोई क्राइम करा है कुछ, उसको उस रास्ते पे से हटा के दूसरे रास्ते पे लेकर आना एक इजी जर्नी नहीं होगी। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि वो क्या जर्नी थी, जैसे जब आप पहले गए, आपने लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, उस टाइम पे क्या साइकोलॉजी होती थी उन लोगों की, या क्या कोई रेजिस्टेंस था अपने ऊपर काम करने के लिए, या उनके माइंडसेट क्या होता था उस टाइम पर? देखिए, आपने सबसे पहले ये बात कही कि कितना मुश्किल होता था उनको बदलना। मुश्किल ये होता था कि इट्स ए म्यूचुअल एफर्ट। अगर हम उसको बदलने का एफर्ट कर रहे हैं, तो उसको भी अपने आप को प्रेजेंट करना एक एफर्ट होता है। जैसे डॉक्टर तो ट्रीट करने के लिए बैठा है, अगर पेशेंट ही हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो नहीं हो सकता। तो हमारा जेल में एक सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे शाम को एक टाइम होता था कि इतने बजे जो लोग दिव्य ज्योति सेंटर में आना चाहते हैं, वो लोग स्पिरिचुअल सेंटर में आना चाहते हैं, वो आ जाए। अच्छा। तो अनाउंसमेंट होती थी, सेंट्रलाइज्ड अनाउंसमेंट होती है पीए सिस्टम से, तो सबकी लिस्ट बनी होती थी जो लोग के नाम है, जिन जिन ने आना है। तो वो शाम को 5 बजे 4 बजे आ जाते थे। 4 से 5:30 बजे तक हमारा सेशन होता था, और उसमें ध्यान करना चाहते हैं वो ध्यान में बैठ जाते हैं, जो कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछते हैं, जो प्रवचन सुनना चाहते हैं सब चुपचाप बैठ के अपना प्रवचन सुनते हैं। ये होता है, क्योंकि उनको ये होता है कि 24 घंटे वो बंद लॉकअप में रहते हैं। मतलब सुबह उठते हैं, लॉकअप्स खुलते हैं, और अपना सुबह उनको चने और चाय मिल जाएगा, फिर उन्होंने थोड़ा सा कपड़े वपड़े धोए, नहाए धोए, 10 बजे लॉकअप्स बंद हो जाएंगे, 3 बजे तक लॉकअप्स बंद रहेंगे। फिर 3 से 6 खुलेंगे, और 6 बजे मतलब 10 बजे उनको लंच मिल जाएगा। लंच मिलने के बाद लॉकअप्स बंद हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर 3 बजे खुलेंगे, 3 से 6 बजे तक उनको अगर प्रवचन सुनने जाना है, या कहीं वॉशरूम जाना है, कुछ करना है, तो वो कर लें। उसके बाद उनको खाना देने के बाद 5:30 बजे खाना मिलता है, फिर से लॉकअप्स बंद हो जाएंगे। अब जिसने जो पानी भरना है, जो कुछ करना है, वो कर ले उस टाइम में। तो जो फ्रेश होना है वो कर ले। तो वो उनको सिर्फ 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को मिलते हैं खुले रहने को। तो वो उनका वो होता है कि सुबह 7 से 10, 10:30, 11 बजे तक, और शाम को 3 से 6 बजे तक, ये बाकी टाइम वो लॉकअप में रहेंगे। तो उनको होता था कि अब इतने टाइम लॉकअप में रहे, चलो अब प्रवचन का टाइम है, कुछ सुन आते हैं, ध्यान दूसरी तरफ जाएगा। क्योंकि एक ही बैरक के अंदर 50-60 लोग हैं या 40 लोग हैं, अलग अलग कैपेसिटी के जो बैरक्स हैं। अब वो अंदर एक दूसरे की शक्लें ही देख रहे हैं पूरा दिन, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, रात को भी सोना है, दिन में भी लेट रहे हैं। तो जो खाली दिमाग होता है ना, वो लड़ाई करता है, वो शैतान का घर होता है। एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स पैराडाइज। तो वो जब वो खाली हो जाते हैं, तो वो फिर आपस में झगड़ा होगा, अरे तेरी लात लग गई, तू उधर, वो उधर, छोटी सी बात से झगड़ा होगा, ग्रुप बन जाएगा, राइट्स हो जाएंगे, कुछ और होगा। तो उनको होता था कहीं पॉजिटिवली डाइवर्ट किया जाए दिमाग को। तो ये भारत ने ये प्रिविलेज दिया है सिर्फ कि उनको जाके ये मौका मिलता था कि अब वो जाके प्रवचन सुन लें, सत्संग सुन लें। तो जब आते थे, जब वो ध्यान करना शुरू करते थे, उनका ध्यान में इतना मन लगने लग गया कि अब जब वो लॉकअप बंद होता था ना, तो अब वो वेट करते थे कि अब लॉकअप कब बंद होगा, क्योंकि लॉकअप बंद हो तो बाहर की डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो। आप सोसाइटी और उसमें कंपैरिजन देखिए, सोसाइटी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागती है, रील्स आ रही हैं, मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, लोग पूरा दिन देख रहे हैं। अब वो डिस्ट्रैक्शन से भाग रहे हैं। वो 2 घंटे वहां पे प्रवचन सुनने गए, 1.5 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद उनको आके लग रहा है अच्छा वापस आ गए, अब ध्यान में बैठते हैं। वो शाम को फिर पूरा टाइम ध्यान कर रहे हैं। अब वो ध्यान कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं, वो उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जहां वो अपने थॉट्स को देख रहे हैं, और थॉट्स को देख के फिर वो उनको अपनी कमियां नजर आ रही हैं। अब वो अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं, उसको सुधारने पे काम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, ये बहुत यूनिक है। तो वो फिर रात को भी जब उनको नींद आती, सो गए, सुबह उठे, फिर ध्यान में बैठ गए। अब उनको लॉकअप नहीं लगने लगा। अब उनको लगने लग गया कि यार थोड़ी देर के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं, चलो ठीक है, नहा धोआ है, कुछ कर लिया, अब वापस आके अपना लॉकअप खुला हुआ है, उस टाइम भी अपना ध्यान में बैठ रहे हैं। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। फिर जब हमने यूथ के साथ काम करना शुरू किया 2003 में,
तो एक जेल है पूरी तिहाड़ में सेपरेट, 5 नंबर जेल उसको बोलते हैं, जहाँ पे 18 से 21 साल के बच्चे होते हैं। अच्छा 18 से नीचे वाले जुवेनाइल होम में होते हैं, ओके 18 से 21 के वाले जेल में होते हैं, बट उनको सेग्रीगेट किया हुआ है। तो 1200 से 1800 के बीच में होते हैं, 1500 ऑन एन एवरेज रहते हैं। अगर इस जनरेशन को अगर बदल दिया जाए, हम अगले आने वाले 40-50 सालों के क्राइम को खत्म कर देंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज व्यक्ति 60 साल 65 साल तक क्राइम करता है। तो अगर हमने 18 से 20 साल के बीच में, 21 साल के बीच में अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, उसको अध्यात्म की ओर जोड़ दिया, तो वो क्राइम नहीं करेगा सारी जिंदगी। तो अगले 40 साल का भारत से क्राइम खत्म हो गया। और ये मॉडल सिर्फ तिहाड़ का नहीं, ये पूरे इंडिया का है, बल्कि पूरे वर्ल्ड का है। ओके अगर हम अपने यूथ पे फोकस करना शुरू कर दें, अपने यूथ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दें, तो हम आने वाले समय में जो क्राइम होना है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी मेंटालिटी बनती है ना, वो यंग एज में बनती है, जब हमारा हृदय कोमल होता है। और अगर एक बार आप कंफर्टेबल हो गए, आपने क्राइम कर दिया, उसके बाद शायद आपकी हिम्मत और बढ़ जाएगी आगे के लिए। जेल में जैसे जाने कि- के बाद कई बार ये होता है, इवन बंदा 1 हफ्ता भी जेल रह के आ जाता है ना, 7 दिन का भी लॉकअप होके आ गया, मतलब इनकार्सरेशन हो गई, या 14 दिन के भी जुडिशियल कस्टडी में चला गया, जेसी में चला गया, तो उसका डर खुल जाता है, डर हो जाता उसको पता लग जाता है अंदर क्या हुआ। अभी तो जेल का नाम था, अरे तिहाड़ है, हाँ। तिहाड़ है। उसके बाद तो वो चौड़ में आके बोलता है, अरे तिहाड़ से आया हूँ। फिर वो किसी के सामने भी वो हो जाता है, उसका झिझक खुल जाती है। एग्जैक्टली तो वो बहुत जरूरी है। फिर हमने जब उन बच्चों को देखा, हमने देखा दे आर सो एनर्जेटिक, सो एनर्जेटिक। अब इनकी जो एनर्जीज हैं वो सिर्फ ध्यान से भी नहीं रुक रही, अब इनको एंगेज करना पड़ेगा। फिर हमने वहां पे पॉजिटिवली उनको एंगेज करने के लिए एंगेजमेंट एक्टिविटी शुरू की। ओके हमने सबसे पहले उनको म्यूजिक सिखाना शुरू किया। ओके तो देशभक्ति गीत सुनाए, सिखाए, और उसकी क्लासेस होने लगी। तो जब म्यूजिक सीखने लगे, तो 2003 में जब हमने रिफॉर्म टर्न रिफॉर्मर्स किया, तो इन्होंने जब जाके सीएम शीला दीक्षित आई थी, उनके सामने जब जाके इन्होंने वंदे मातरम गाया कार्यक्रम शुरू होने से पहले, और राष्ट्रगान गाया, तो वंदे मातरम की कॉम्पोजिशन सुन के, वो आप देखिएगा यूट्यूब पे भी वो वीडियो है, जब कॉम्पोजिशन सुनी तो द सीएम सेड कि इतनी सुंदर कॉम्पोजिशन और इतने गूजबम्स लाने वाली कॉम्पोजिशन मैंने आज तक नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो कैसेट्स रिकॉर्ड होनी चाहिए और ये दिल्ली के सभी स्कूलों में बजनी चाहिए, ये इतना अच्छा है। तो उन बच्चों को इतना मोटिवेशन मिला, तो एक पूरा का पूरा हमारा एक विंग बन गया, म्यूजिक विंग बन गया। ओके और आप हैरान होंगे, वो म्यूजिक विंग जब बना, तो म्यूजिक विंग इतना ग्रो करता गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमने तिहाड़ में बैंड बनाया। सबसे पहले 3 नंबर जेल में एक बैंड बनाया इग्नू वार्ड में, और उसके बाद 5 नंबर जेल में एक बैंड बनाया। और फिर बाहर से बैंड्स आने लगे जो परफॉर्म, हम बाहर से भी बैंड्स को इनवाइट करते थे, क्योंकि सोसाइटी इवेंट होता था वहाँ इवेंट पर? होता था। ओके तो जब इवेंट करते थे हम, तो सोसाइटी के साथ जोड़ना है ना, तो सोसाइटी को अंदर बुलाना और सोसाइटी को उनको भी दिखाना और उनको सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कराना बहुत जरूरी था। एग्जैक्टली इट वाज अ म्यूचुअल थिंग। तो हमने, अब वो अंदर म्यूजिक सीख रहे हैं, अब बाहर से भी हमने बैंड्स को इनवाइट करना शुरू किया, क्योंकि बाहर हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन का बैंड था इटर्नल ब्लिस। तो हमने सबसे पहले अपने बैंड को बुलाया, फिर थर्ड पार्टी बैंड्स को हमने इनवाइट करने लगे। ओके तो जो इंडी रॉक गाते थे, थोड़ा स्पिरिचुअल बैंड के गाने गाते थे, देशभक्ति गाने गाते थे, उनके साथ इंटरेक्ट करके इनको और मोटिवेशन आया। और आप हैरान होंगे, जब हमने ये करना शुरू किया, ये काम पूरे देश की जेल्स में रेप्लिकेट होने लगा, क्योंकि मास मीडिया पे आता था कि हमने ये काम किया। अब जब रेप्लिकेट होने लगा, तो इसके ऊपर फिर 2 मूवीज बनी, लखनऊ सेंट्रल और कैदी बैंड। ओ इस काम के ऊपर 2 मूवीज बनी, ये सेम इसी रिफॉर्म की वजह इसी आपने इसी 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 रिफॉर्म की जो हमने शुरुआत की। मतलब कहते हैं ना, आप बीज डालते चले जाओ, वृक्ष अपने आप उग जाएंगे। तो बीज डालने शुरू कर दिए, वो रिजल्ट अपने आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने शुरू हुए, है ना। तो ये जबकि हम उस समय कांटेक्ट कर रहे थे मधुर भंडारकर को, हमने उनको अपना मेल किया कि हम जेल के ऊपर बनाना चाहते हैं। उस समय उन्होंने एक जेल की मूवी भी बनाई नील नितिन मुकेश के साथ, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे आई, जो हम करना चाह रहे थे उसके कहीं रिलेटेड ही नहीं थी। अच्छा ओके। पर जब हमारे काम से रिलेटेड फिर ये 2 मूवीज आई, लखनऊ सेंट्रल और कैदी बैंड, जिसमें प्रॉपर दिखाया कि कैसे अंदर बच्चे ट्रांसफॉर्म हुए। मतलब हम इनमेट्स को यूजुअली बच्चे ही बोल के करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो कैसे बच्चे ट्रांसफॉर्म हुए, कैसे वो पॉजिटिवली एंगेज होने लग गए। सबसे पहले ये किया। फिर हमने एक और उनको किया कि हमने उनको थिएट्रिक्स और डांस में ट्रेन करना शुरू किया। तो दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन थी साहित्य कला परिषद, सबसे पहले हमने उनके साथ, दिल्ली गवर्नमेंट की थी, उनके साथ टाई अप किया लॉन्ग बैक इन, क्योंकि शीला दीक्षित आई थी उस समय, उन्होंने कहा कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके साथ कोलैबोरेट कर लो। तो उन्होंने फिर हमारा कोलैबोरेशन कराया, और
फिर बच्चों ने ये किया, फिर हमने संस्कार संस्कृति एक प्रोग्राम किया, ओके, दैट वाज मार्वलस। वो पूरा थिएट्रिक्स और डांस बैलेस था, कल्चरल इवेंट था। पूरा। और उसमें जितने भी गेस्ट आए सब देख के हैरान हो गए कि ये कैदी हैं, ये बच्चे कैदी हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम्म, और फिर जब वो रिजल्ट आया, फिर हमने पेंटिंग्स करानी शुरू की बच्चों को। अच्छा, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहे थे ना हम। फिर हम्म, थिएटर, पहले डांस किया, फिर म्यूजिक किया, फिर थिएटर पे आए। फिर अब हम्म, हमने कहा कि अब ये ध्यान में जो इनको अनुभव हो रहे हैं ना, अब इसको कैनवस पे उकेरना चाहिए। फिर हमने वो काम शुरू किया, फिर पेंटिंग वर्कशॉप्स कराई। और आप हैरान होंगे, एक बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं सतीश गुजराल। हमने एग्जीबिशन की इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रैंड में, अब ललित Okay. उसका नाम हो गया। तो ललित होटल में जब हमने एग्जीबिशन की 2004 में, तो हमने इनवाइट किया सतीश गुजराल जी को। नरेश हम्म, कपूरिया वहाँ के आर्ट क्यूरेटर थे, उन्होंने इनवाइट किया सतीश गुजराल जी को। अब सतीश गुजराल जी से पूछा कि ये आर्टिस्ट 30 साल का एक्सपीरियंस होगा, बहुत अच्छी पेंटिंग्स है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर हमने उनको बताया प्रिजनर्स ने बनाई है, और मात्र 1 साल से भी कम पीरियड में, मात्र 6 महीने से 8 महीने का इन बच्चों को उन्हें उन्हें वर्कशॉप्स इस हुई सब हैं। का आइडिया नहीं था बिल्कुल भी पहले से। सतीश गुजराल हु इज एन वर्ल्ड एक्लेम्ड आर्टिस्ट, 65-70 साल के आर्टिस्ट हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने इंटरनेशनल अवार्ड जीते हुए हैं। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, 6 महीने दी नहीं किया। तो हमने कहा ये 6 महीने पहले तो हमने वर्कशॉप शुरू की है सर। और बच्चों ने कलम, पहली बार, जो अनपढ़ थे, लिखना भी नहीं आता था, पेंटिंग बनाने के लिए कलम उठाई है उन्होंने, पेंसिल उठाई है स्केच करने के लिए, उसके बाद ब्रश उठाया पेंट करने के लिए। तो जो ऑयल ऑन कैनवस करना शुरू किया, एक्रिलिक कलर्स करने शुरू किए, वाटर कलर्स पे काम करना शुरू किया, वो जो इनर एक्सपीरियंसेस अपने बनाने लगे ध्यान में उतरकर, वो एक अलग वो था। और शेरी आप हैरान होंगे, उससे पहले कहीं भी पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल पेंटिंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, आज स्पिरिचुअल आर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा हाँ, सब्जेक्ट है। exactly, आज exactly. स्पिरिचुअल आर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उससे पहले नहीं था। उससे उसको इंटरनेशनल मीडिया तो मिला ही, बट उसको वाहवाही उस काम को बहुत मिली, जो काम इन्होंने शुरू किया। फिर अब यहां से शुरू हुआ, तो अब फिर कदम उसमें कपिल देव आए उस पेंटिंग एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करने। देन Okay. कपिल देव ने कहा कि आप ये सब कर रहे हो, क्रिकेट क्यों नहीं कराते। फिर अब हमने कहा कि तिहाड़ में ओलंपिक्स तो होता ही है, साल में एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है तिहाड़ ओलंपिक्स, अच्छा, स्पोर्ट्स में भी कदम रखते हैं। फिर हमने एंगेज करना था बच्चों को ऐसे ही। फिर हमने पॉजिटिव एंगेजमेंट एक्टिविटीज में फिर हमने इनको एंगेज करना शुरू किया। Okay. बच्चों को क्रिकेट सिखानी शुरू की, बच्चों को करानी शुरू की। तो फिर डीजी प्रिजन्स ने कहा कि बड़ों को भी कराओ, सारी जेलों में ये वर्कशॉप कराओ। Okay. फिर हमने अलग अलग जेल्स में, जेल नंबर 1 में स्टेडियम भी बना हुआ है। फिर ये सिर्फ अच्छा। दिल्ली में नहीं, फिर दिल्ली से बाहर भी होनी शुरू हुई। आरपी सिंह जो हमारे कोच थे टीम के, राजेंद्र पाल जी, इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, इंडिया की टीम से भी खेले एक बार। तो नाउ इज नो मोर। तो उन्होंने कोचिंग देनी शुरू की, और उसको भी पूरा बहुत एक्लेमेशन मिली। तो ये जितने भी काम मिलते गए ना, ये प्रिजनर्स को भी मोटिवेट कर रहे थे और हमें भी मोटिवेट कर रहे थे। इट वाज म्यूचुअल। और बाहर सोसाइटी को भी मोटिवेट कर रहे थे। हमने फिर एक रेड एफएम के साथ मैच रखा। रेड एफएम ने अपने रेडियो से इनवाइट किए प्लेयर्स, दिल्ली के बेस्ट प्लेयर्स, Okay. और वर्सेस तिहाड़ 11, दिव्य ज्योति तिहाड़ 11। Oh. तो जैकब मार्टिन तिहाड़ से खेला। तो कई सारे लोग थे नॉन, जो जिनके नाम आप सुनते हैं, वो लोग हमारी टीम से, तिहाड़ की टीम से खेले। और फिर दिल्ली के बेस्ट बुलाए, और 6 घंटे तक लाइव रेड एफएम ने उसकी कमेंट्री चलाई थी। अच्छा, ये कौन सी ईयर की बात है? दिस इज 2011। ओके। तो रौनक और पंकज और ये सब लोग उस समय क्रिकेट खेले थे उस टीम में। तो जो आज जो फेमस आरजेस हैं, वो सब लोग उस समय खेले थे। सो दीज वर तब इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी चल रहा था 2011। ये उन दिनों की बात है जब हमने 11 में वर्ल्ड कप जीता था। ये उन दिनों की बात है। ओके। तो ये सारी चीजें ना बड़ा बहुत एक रिजल्ट ओरिएंटेड थी, कि उधर तो लोग ध्यान से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, फिर इधर हम उनको पॉजिटिवली एंगेज कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, उनको लेडीज जेल में थिएट्रिक्स करा रहे हैं, लेडीज जेल में ये करा रहे हैं। फिर उसके बाद जाके ये हमारी पॉजिटिव एंगेजमेंट एक्टिविटीज हुई। जब हम ये एक्टिविटी स्टार्ट की, जैसे डांस हुआ या म्यूजिक हुआ, तो क्या लोगों ने खुद से वॉलंटियर करा उसमें करने के लिए, या कुछ एक लेवल तक आप लोगों को मोटिवेट करना पड़ा था? जब फर्स्ट अटेम्प्ट था ना हमारा, तो सबसे पहले तो हम जाके सत्संग सुनाते थे वहां से लोगों को, फिर हम सेवा के लिए मोटिवेट करते थे कि आप सेवा भी करो, ताकि एंगेज रहो, आप सेल्फलेस, आपके अंदर कुछ काम करने की भावना है।
तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो उसमें मेहनत करनी पड़ी। हम्म। उसके बाद जब म्यूजिक टीम तैयार हुई और जब शीला दीक्षित ने अप्रिशिएट किया तो तिहाड़ भी उनको फिर इंसेंटिवाइज करता है कि चलो आज इनको अच्छा खाना खिलाते हैं, आज इनको पनीर बना के खिलाते हैं, आज इनको पुलाव बना के खिलाते हैं। जो तिहाड़ ने इंसेंटिवाइज किया बच्चों के लिए वो बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि रोज जेल का खाना खा रहे हैं रोज। अब उनमें से 25 बंदों को अलग खाना मिल रहा है आज, बाकी 1500 को वही खाना मिलेगा, 25 बंदों को अलग खाना मिलेगा। तो वो उनके लिए बड़ा मोटिवेशन था, अरे सर तो हमारे लिए इतना सब देखो कर रहे हैं। तो वो उनके लिए बड़ा वो था। और फिर ये होता था कि हम भी उतना ही टाइम उन बच्चों को साथ देते थे। ऐसा नहीं कि उनको दे के छोड़ दिया कि टीचर आ रहा है और हम अपना एंगेज हैं, वो अपना कर रहे हैं, नहीं। हम भी इक्वली उनको टाइम देते थे। और वो बच्चे बाहर अंदर स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे, बाहर वो सेल्फलेस काम करना सीख रहे थे। तो जब उनको क्रिकेट में भी एंगेज किया, म्यूजिक में एंगेज किया, थिएटर्स में एंगेज किया, देन देयर वाज वन डे, मैं एक तिहाड़ में 2 नंबर जेल है, कन्विक्ट्स की जेल है, मैं उधर जा रहा था तो एक लड़का मुझे सामने दिखा, विजय। तो आई कॉल्ड विजय, मैंने कहा अरे विजय, तो एकदम मुझे देख के आ गया, स्वामी जी है, स्वामी जी आए हैं। तो मैं उस जेल में जाता नहीं था यूजुअली, तो आके बड़ी तो मैंने उसे एकदम ना वो ऐसे पाँव छूने लगा, मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने कहा अरे रुक, क्या हुआ? तो एकदम रोने लग गया। मैंने कहा तू यहाँ 2 नंबर जेल में क्या कर रहा है? कहता सर कन्विक्शन हो गई। मैंने कहा कन्विक्शन हो गई? कहता हाँ लाइफ कन्विक्शन हो गई। मैंने कहा ओ आई एम सॉरी। तो फिर मैंने कहा तुझे मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो बता। जेल में क्या होता है, जब किसी को कन्विक्शन हो जाती है ना, यूजुअली ज्यादातर जेल में जो लोग होते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, गरीब तबके के होते हैं। ओके। और ऐसा नहीं कि क्रिमिनल्स अंदर हैं और सारे लोग अंदर जो हैं वो क्रिमिनल्स ही हैं और सारे लोग जो बाहर हैं वो वाइट कॉलर्ड है, ऐसा नहीं है। इट्स वाइस वर्सा, अंदर अच्छे लोग भी हैं और बाहर बुरे लोग भी हैं। बट लोगों की एक मेंटालिटी है कि जेल वालों को देखना है तो वो क्रिमिनल ही होगा, जेल गया है तो वो क्रिमिनल ही होगा। तो मैंने विजय से पूछा, तो मैंने कहा मैं तेरे अकाउंट में अंदर प्रिजनर वेलफेयर अकाउंट होता है, प्रिजनर पेंशन अकाउंट बोलते हैं, पीपीए, प्रिजनर पेंशन फंड, पीपीएफ। तो मैंने कहा मैं तेरे अकाउंट में 2000 रुपए डलवा देता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं स्वामी जी, आप एक काम करो, मुझे ना कोई काम दिलवा दो। मैंने कहा काम कहाँ दिलवा दो, काम तो अंदर है ही नहीं। तो फिर हमने कोशिश की। देन मुझे याद आया कि 2005 में हमने एक प्रोजेक्ट किया था तिहाड़ के साथ, IITF में प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का। दैट वाज नॉट ए वेरी सक्सेसफुल वेंचर, क्योंकि उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं थी। तो तब डीजी ने हमें कहा था कि स्वामी जी इससे बेटर है आप अपना एक वेंचर शुरू करो, वो आप अपने हिसाब से कर पाओगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का शुरू किया हुआ वेंचर है, वो आप अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे। तो मुझे याद आया, तब हमने पहली बार हुआ था कि हमने कुछ एक, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का बैकग्राउंड था और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से थे, तो मुझे लगा कुछ प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। अच्छा। हमने तब थोड़ा सा रिसर्च करनी शुरू की, मैंने आयुर्वेदा पढ़ा हुआ था और साथ ही साथ लेडी जेल में भी यही डिमांड आ रही थी कि कुछ करें। तो लेडी जेल में हमने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, कुछ हर्बल हिना, फेस पैक, जो लेडीज का शौक होता था, और अंदर ब्यूटी पार्लर खोलने की बात चल रही थी कि लेडी जेल में उनको ट्रेनिंग देने के लिए खोला जाए। अच्छा। तो हमने हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। वो जब हम बाहर मार्केट में लाए तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी। ये प्रोडक्ट्स किसने बनाए एग्जैक्टली? ये हमने बनाए अंतरक्रांति के ब्रांड में। अच्छा। तो अब जब अंतरक्रांति, हमारा प्रेजेंट प्रोग्राम का नाम अंतरक्रांति था, मतलब इनर रेवोल्यूशन। तो हमने प्रोडक्ट्स का ब्रांड भी वही रखा, इनर रेवोल्यूशन। तो वो जब प्रोडक्ट्स बनाए तो उसका रिस्पांस मार्केट में बहुत अच्छा आने लग गया कि मार्केट से बेटर प्रोडक्ट्स हमने इंप्रूव करके बनाए थे। यूजुअली क्या होता था, लोग जब देखते थे ना कि लाइवलीहुड मतलब एनजीओ प्रोडक्ट्स हैं, तो लोग बड़ा शैबी सी पैकिंग अखबार में लपेट के दे देंगे या बहुत घटिया सा प्रोडक्ट बनाएंगे। लोग चैरिटी के नाम पे वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं एक बार। फिर हमने कहा एक बार तो कोई भी व्यक्ति ले लेगा, रिपीट तो नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि चैरिटी एक ही बार होती है। तो हमने कहा कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाने चाहिए जो लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाए। आज हम आत्मनिर्भर बात करते हैं, हमने ये 2007 में तिहाड़ में शुरू कर दिया था लोगों को आत्मनिर्भर करना। तो जिस समय वहां पे हमने करने शुरू किया और पैकेजिंग पे हमने बहुत काम किया, उसकी डिजाइनिंग पे, उसकी इनोवेशन पे, क्रिएटिविटी पे बहुत काम किया, तो मार्केट से बहुत बेटर प्रोडक्ट आए जो उस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। ओके। वो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। उसके बाद जेंट्स की जेल में जहाँ कन्विक्ट्स थे, फिर कन्विक्ट्स को 10 साल की सजा वालों को 5 नंबर जेल में, या जहाँ यूथ था वहां शिफ्ट कर दिया, 5 नंबर वालों को एक अलग जेल दे दी। ओके। तो फिर हमें उन्होंने कहा कि आप जो फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं वो आप उधर लगा लीजिए, 5 नंबर जेल में, जहाँ हमने कन्विक्ट्स 10 साल वाले ट्रांसफर किए। ओके, सो जो ये जो जेल, जो इनमेट्स आप कह रहे हैं, हाँ, ये लोग इन प्रोडक्ट्स को बनाते थे? ये लोग प्रोडक्ट्स को बनाते थे। ओके। तो हमने सबसे पहले वहां पे अगरबत्ती की फैक्ट्री लगाई। अच्छा। कि हमारा काम ये था, देखिए कोई भी काम करना ना, हमारा जो पूरा टोटल पर्पस था वो था लोगों को एंगेज करना। भारत में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
3 से 4 लाख लोग एक टाइम में जेल में होते हैं और वो खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन होना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ध्यान तो लिमिटेड लोगों को, अभी तो 1% लोगों तक भी नहीं पहुंचा है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो खाली बैठी है। अब उनको कैसे एंगेज किया जाए, तो हमारा पर्पस था कि ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो हैंडमेड हो। ओके। क्योंकि हम मशीन्स लगाते हैं तो एक मशीन 50 बंदों का काम कर देती है, बट हमें 50 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी थी ताकि उन लोगों को व्यस्त भी रखा जाए। एग्जैक्टली। तो हमने फिर हैंडमेड अगरबत्तियां बनानी शुरू की, कोन्स अच्छा। बनाने शुरू किए। ओके। और उसके बाद हमने बनाया हर्बल गुलाल। अगरबत्ती कोन्स उतने फेमस नहीं हुए क्योंकि वो पहले से, धूप कोन्स उतने फेमस नहीं हुए, वो पहले से मार्केट में थे। जैसे हमने हर्बल गुलाल बनाया और उसकी कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत डिमांड आने लगी। क्या वो फर्स्ट टाइम था जब ये हर्बल गुलाल का जब हर्बल कॉन्सेप्ट गुलाल आया? बना था, क्योंकि हम आश्रम में होली मनाते थे, तो आश्रम में जो हम यूज करते थे वो बिल्कुल प्योर गुलाल, हमारे गुरुजी के लिए जो यूज करते थे, जो होली करते थे, वो बड़ा प्योर गुलाल यूज करते थे कि खुद से बना के। ठीक तो है। हमने वही इनोवेट किया कि वेजिटेबल्स में जो कलर डलते हैं, जो खाने में जो कलर डलते हैं, उस कलर को अरारोट में मिक्स करके फिर उसमें जो फेस पैक में एसेंशियल ऑयल्स डलते हैं उनको इधर करते हैं, अच्छा। मिक्स करते हैं, ओके। ताकि वो अक्सर गुलाल क्या होता था, स्किन को स्कार्स दे देता था, Damage नुकसान देता था, डैमेज करता था। फिर हमने कहा जो फेस पैक में एसेंशियल ऑयल्स यूज कर रहे हैं वो हम गुलाल में करके देखते हैं। तो हमने पहले एक सैंपल वो बनाया, तो सबको जो हमने 20-50 लोगों को दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। ओके। फिर हमने उसकी प्रोडक्शन शुरू की तिहाड़ में। जब प्रोडक्शन शुरू की और उसकी पैकेजिंग और प्रोडक्शन को देख के पूरा मीडिया में खलचल मच गई कि इतनी अच्छी चीज हो सकती है। एंड शेरी, यू वॉन्ट बिलीव, आज उस हर्बल गुलाल की मार्केट 4500 करोड़ रुपए की है। हमारा नहीं बिकता, बट उसको रेप्लिकेट किया लोगों ने। आज हर्बल गुलाल मतलब वो गोल्ड पैकिंग कैनिस्टर वाली और बिल्कुल वैसी, वो हमने शुरू किया था तिहाड़ से। और उसके बाद सिर्फ हम लोगों ने कॉपी नहीं किया, तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कॉपी किया। अक्रॉस इंडिया जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कॉपी किया। सबने हर्बल गुलाल बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने जहां जहां ट्रेनिंग दी उन्होंने मास प्रोडक्शन शुरू कर दी, उन्होंने भी उसको कॉपी किया सेम एज इट इज। तो उन्होंने फैक्ट्रीज लगा दी, मशीन्स लोगों ने मशीन्स लगा दी, फैक्ट्रीज लगा दी। बट मेरा पेन पॉइंट हमेशा ये रहा, मेरा था कि हम हमेशा हैंडमेड पे जोर देते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने जब काम किया, जब ब्यूरोक्रेसी ने उसमें काम करना शुरू किया, गवर्नमेंट मशीनरीज ने, उनका था अरे जल्दी जल्दी बनवाओ, तो उन्होंने उसमें मशीनरी लगा दी। तो वहां पे उनका बिजनेस की तरफ चला गया, उनका ध्यान बिजनेस की तरफ चला गया। आपका था ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा था ट्रांसफर, हमारा था पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कि लोगों को एंगेज करना है, लोगों का हृदय परिवर्तन करना है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ये काम करें तो वो लोग बाहर आके करें। एग्जैक्टली। बट उनको क्या था कि होता है ना रेड टेपिज्म में, कि इनको चैलेंज कर दिया, हमें थोड़ा सा मुश्किलें आने लग गई और अरे बाबा जी तो पैसा कमा रहे होंगे, वो उस टाइप की इमेज वो होनी शुरू हो गई क्रिएट। और जो ये जो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो उसकी जो अर्निंग थी वो क्या प्रिजनर्स को दिया जाता था? अच्छा। उनको सैलरीज दी जाती थी। जो हमारी बाकी एक्टिविटीज चल रही थी, डांस, म्यूजिक, थिएटर, इनको फंड किया जाता था। ये सारा उसी में मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल था कि जो जिस काम से जो पैसा आ रहा है वो उसी काम में लगाया जाएगा, दूसरी जगह 1 रुपया भी नहीं उसका खर्चा जाएगा। अच्छा। बिकॉज वी डोंट ड्रॉ एनी सैलरी। मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है कि मैं कहीं से सैलरी नहीं लेता, मैं कोई पर्सनल वो नहीं, इनकम नहीं जनरेट करता। सो दैट वाज द ओनली पर्पस कि लोगों को उसका सारा बेनिफिट लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो वो सबको लगना शुरू हुआ कि ये तो ज्यादा वो हो रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है ये वो। तो बट ठीक है, वो हुआ, बट वो एंटरप्राइज जो माइंडसेट बना ना प्रिजनर्स का, वो बहुत लॉन्ग टर्म चला। उससे कितने लोग बाहर निकल के अपना बिजनेस शुरू करने लगे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उस समय का सिखाया हुआ गुलाल बना के आज अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं। फर्स्ट इंटरेक्शन या नोन जब मैं हुई थी तिहाड़ जेल से, कभी जेल बाहर से भी जाए देखा था, दैट वाज वंस कि हम तिहाड़ जेल के अराउंड किसी जगह पे गए थे एंड क्या हुआ कि अच्छा कुछ खाना है, कुछ भूख लग रही है, तो हमने देखा कि वहाँ पे तिहाड़ जेल के बाहर की तरफ एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। सबने बोला बहुत अच्छा खाना मिलता है, वहां जाके खा लो। तो हमने कहा ठीक है खा लेते हैं। अब वो जेल के प्रेमाइसेस में थोड़ा सा अंदर जाकर था, तो हम थोड़ा हेजिटेंट थे कि नेवर नो, बट देन वी थॉट कि वहाँ पे कुछ शॉप्स बने हुए थे जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का सामान मिल रहा था और उसके आगे रेस्टोरेंट था। तो हम रेस्टोरेंट में गए एंड वहाँ पे फूड ऑर्डर करा, एवरीथिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जस्ट लाइक एनी अदर रेस्टोरेंट जैसा भी होता है। तो वी बोले कि बहुत अच्छा है यार, जेल के पास में रेस्टोरेंट भी बना रखा है, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। स्टाफ भी बहुत अच्छा था, एवरीथिंग। लास्ट में हम बिल पे करने के लिए गए वहाँ पर एंड यू नो वी प्रेज्ड कि बहुत अच्छा खाना था और आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट था। तो दैट पर्सन जो काउंटर पे बैठा था, उन्होंने बोला हाँ ये सब लोग यहाँ अंदर के ही हैं।
They were all those inmates, and in fact जो person वहाँ पे खुद काउंटर पे बैठा था, he was one of those inmates. वो हमारे लिए इतना शॉकिंग था कि क्या, क्योंकि तब तक जो एक इमेज होती थी ना कि ये तो क्रिमिनल है, जेल में रहते हैं ये लोग, खतरनाक होंगे या दूर रहना चाहिए इनसे, दैट वाज लाइक अ क्वेश्चन मार्क कि ऐसा भी होता है. एंड सेम जब हम बाहर गए वहाँ पे जो शॉप्स थी, तब हमें पता चला कि यहाँ पे जो सामान भी मिल रहा है ये सब कुछ अंदर के लोगों ने ही बनाया हुआ है, एंड वी कुड नॉट डिफरेंशिएट. तो आईआरसीटीसी के मैं मेगा किचन देख रहा था, तो आईआरसीटीसी कॉर्पोरेट हाउसेज में, कॉर्पोरेट हब्स में अपना लंच प्रोवाइड करते थे. जो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं उनमें जो अच्छा, लंच जाता है आईआरसीटीसी के किचन से बन के जाता था, मेगा किचन शो में. तो आई वॉज पासिंग थ्रू दिस राजेंद्र नगर एरिया, तो राजेंद्र नगर एरिया, एंड आई सिंपली ड्रॉप्ड इन कि चलो पूसा की तरफ लेते हैं. और मैं पूसा के अंदर सीधा गाड़ी खड़ी की और आई वॉकड इन, प्रिंसिपल से मिल रहे हैं. तो आई थिंक मिस्टर शिवपुरी और सन शिव कुछ नाम था उनका. मैं उनके पास गया तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं तिहाड़ में काम करता हूँ, एक संस्था चलाता हूँ, हमारी एनजीओ है, तो मैं वहाँ पे कुछ खाने का ट्रेनिंग हम कैदियों को देना चाहते हैं. तो उन्होंने कहा कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है ना, हुनर से रोजगार तक, आप उसमें वो करवा दो इसको, बट लोगों को हमारे यहाँ लाना पड़ता है, 8वीं पास होने चाहिए. और हमारे तीन अच्छा. तीन एरियाज में हम ट्रेनिंग देते हैं, हाउस कीपिंग, कैटरिंग एंड कुकिंग. तो मैंने कहा अभी तो हमें कुकिंग चाहिए. तो ही सेड ओके डन. तो फिर हमने अंदर किचन तैयार की, लेडी जेल से, वी स्टार्टेड इट फ्रॉम लेडी जेल एंड Okay. देन इट स्प्रेड टू अदर जेल्स. तो हमने किचन तैयार की एंड वी अरेंज्ड लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा फॉर देम. तो उनकी डॉक्टर आरती गई थी जो हमारे यहाँ आती थी तिहाड़ में, उन्होंने उसी खाने को बहुत ढंग से बनाना सिखाया उनको, कैदियों को, और प्रेजेंट कैसे करना. देन डीजी वंस आस्क्ड की विशालानंद जी नेक्स्ट स्टेप क्या है. डॉक्टर मिसेस विमला मेहरा थी, शी इज एन आईपीएस, नाउ शी इज रिटायर्ड, शी इज फॉर्मर डीजी नाउ. तो विशालानंद जी नेक्स्ट स्टेप क्या है. मैं कहा मुझे लग रहा है एक बुक कैफे होना चाहिए. कहते बुक कैफे क्या होता है. मैंने कहा वहां पे ना तिहाड़ से रिलेटेड या तिहाड़ की हिस्ट्री की बुक्स होनी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति वहां से निकले तो कहाँ बनाएंगे. मैं कहा तिहाड़ हाट के साथ बना सकते हैं, क्योंकि तिहाड़ हाट का इनॉग्रेशन भी तब हुआ था जब शीला दीक्षित हमारे प्रोग्राम में 2003 में आई थी. उसी दिन 6 मई 2003 को वहां पे अभी स्टोन लगा हुआ है, उन्होंने इनॉग्रेट किया था सेम टाइम. मैं कहा तिहाड़ हाट के साइड पे बना सकते हैं. शी सेड कि बहुत अच्छा आइडिया है. फिर जिन लोगों को उस वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी थी जो हमने आईएचएम पूसा के साथ मिलकर की, हाँ. तो वो फिर हमने द आइडिया वाज बुक कैफे, कि वहाँ पे बुक्स रखी हो. अब तो बुक कैफे बहुत कॉमन हो गया, उस समय बुक कैफे को किसी को आइडिया भी नहीं था बुक कैफे क्या होता है, 2011 में 12 में. तो 12-13 की बात है ये. तो फिर हमारा आइडिया था कि बुक कैफे. फिर कुछ दिन तक बुक्स रखी, बट फिर लोग बुक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वो इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड थे ये सेमी ओपन जेल के कैदी हैं. उनको ये चीज ज्यादा इम्प्रेस कर रही थी कि ये जो लोग हैं ये सेमी ओपन जेल के. तो फिर ये ऐसे वो शुरू हुआ था जेल रेस्टोरेंट. Oh, अच्छा. So that was also again started by. Yeah. Okay. Nice. इवन कितनी बार ये हुआ कि हम जब जुडिशरी की बात करते थे, लोग कहते थे केसेस पेंडिंग हो रहे हैं. हमारी जब इंटरनल जेल की मीटिंग्स होती थी, वीकली मीटिंग्स होती थी और कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती थी, एनजीओस को बुलाया जाता था, वो कहते थे, तो बात यही निकल के आती थी कि इनको जेल को डीकंजेस्ट कैसे किया जाए, पॉपुलेशन कैसे कम की जाए, तो उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती थी. तो हमें कितनी बार लगा कि तो कई बार ऑफिसर का ये होता था, अरे जुडिशरी को पता लगे ना अंदर की क्या सिचुएशन है. फिर हमारे दिमाग में आया कि हम जब थिएटर्स करा रहे हैं, म्यूजिक करा रहे हैं, जितने भी काम करा रहे हैं, लेट्स कॉल जुडिशरी इनसाइड जेल. हमने अलग अलग समय में जितने चीफ जस्टिस हुए थे, वाईपी सब्रवाल, केजी बालाकृष्णन और जस्टिस टीएस ठाकुर, बाद में वो बने चीफ जस्टिस बने, उस समय चीफ जस्टिस नहीं थे, उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस थे जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस एमके शर्मा. बहुत सारे जस्टिस को हमने तिहाड़ में बुलाना शुरू किया, फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हमने कहा सर आप ग्राउंड पे आके देखिए. तो बहुत सारे ऐसे, मुझे अभी कई सारे जस्टिस दीपक शर्मा, तो कितने सारे ऐसे जस्टिस के नाम भी नहीं आ रहे जो तिहाड़ में आए उस समय. आपको क्या एक कुछ ऐसा गैप या नीड लगी कि ये जो चीफ जस्टिस है उनको आकर देखना चाहिए तिहाड़? क्या उनको हम फिर सारा विजिट कराते थे कि सर यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशन हो रही है, यहाँ पे लाइवलीहुड हो रही है, ये अब आप अपने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके सामने देखिए, थिएटर्स कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, दे आर पॉजिटिवली एंगेज्ड, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनको स्पीडी जस्टिस चाहिए. फिर जब हमने उनके सामने ये बातें रखनी शुरू की, मंच से अपनी स्पीचेस में बोलनी शुरू की, सब किया, फिर अलग अलग प्ली बार्गेनिंग आई, अलग अलग स्कीम्स आई, जिससे जेल्स डीकंजेस्ट होनी शुरू हुई. शहरी आज भी भारत में जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो
आज भी भारत में कई जगह ये होता है कि नई जेल्स बनाओ डीकंजेस्ट करने के लिए, इनको डीकंजेस्ट करना है तो नई जेल्स बनाओ। और मुझे आज भी लगता है कि हमें डीकंजेस्ट करने के लिए नई जेल्स बनाने की जरूरत नहीं है, स्पीडी ट्रायल की जरूरत है। हम इनको ट्रांसफॉर्मेशन पे ज्यादा काम करें, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पीडी ट्रायल। जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा और स्पीडी ट्रायल होगा, आप हैरान होंगे, भारत में 80% से ज्यादा लोग जो हैं प्रिजन्स में अंडर ट्रायल्स हैं। लेस देन 20% आर कन्विक्ट्स, एक्चुअली कन्विक्ट्स, जिनको कानून ने कन्विक्ट करार दिया है। 80% लोग वो हैं जिनका भी सिर्फ केस चल रहा है। और कई बार ये होता है 5-6 साल केस चल गया तो अब कोर्ट देखता है कि इस केस में सजा 10 साल की होगी या 12 साल की होगी, तो कोर्ट उसे फिर बेल दे देता है कि आप बेल जाओ, अब बाहर से अपने घर से केस लड़ना। तो व्यक्ति की लाइफ के तो 6 साल गए, खराब हो गए। और सिर्फ 6 साल नहीं गए। मुझे याद है एक बार जब मैं संन्यास में नहीं आया था, जब मैं घर पे रहता था, हमारी गली में एक बार सुबह सुबह पुलिस की गाड़ी आई और हमारे पास के हम छोटे बच्चे थे, एक अंकल को उठा के छलांग मारी गेट के अंदर, उनको पकड़ा और ले गए गाड़ी में डाल के। ओके। और मेरे पेरेंट्स ने उसके बाद मना कर दिया था कि उनके बच्चों के साथ नहीं खेलना, वो अंकल जेल रह के आए। जस्ट सुबह गए, नेक्स्ट डे सुबह वो अपने घर पे थे। अच्छा। बट अल्टीमेटली उनको वो घर बेच के जाना पड़ा वहां से, क्योंकि पूरे मोहल्ले में इतनी बदनामी हो गई थी, सिर्फ एक रात के लिए जो जेल रहे या लॉकअप में रहे। आप सोचिए, जो 6 साल जा रहा है। एग्जैक्टली। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि ये व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होगा, ये व्यक्ति बदलेगा। इस व्यक्ति ने, जिसने क्राइम किया, जिसने रेप किया, जिसने, कई बार हम कंडीशंस नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत एक ना कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट आ जाता है कभी कभी लोग के माइंड में। एक साइड तो हो गया कि जब हम ह्यूमन साइड की बात कर रहे होते हैं कि आप उस इंसान की सिचुएशंस को और इन चीजों को देखें कि हो सकता है कोई क्रिमिनल मेंटालिटी का नहीं है। दूसरी तरफ एक चीज आ जाती है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि वाई टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अ क्रिमिनल, कि आप उनको भी एक तरह से जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ करा है, गलत करा है। तो इसके बीच में क्या एक बैलेंस होना चाहिए, या आप किस तरह से इनको डिफरेंशिएट करेंगे, कब एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए? उसके लिए ना इट्स नॉट ए कि अब जैसे कानून कहते हैं सबके लिए बराबर है, बट यू कांट कंपेयर एप्पल विद एन एप्पल। तो एप्पल टू एप्पल आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, वन साइज डजंट फिट ऑल, है ना। तो केस टू केस हर चीज डिपेंड करती है, इसलिए जुडिशरी कई बार बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि हर केस पे बहुत कंटेम्पलेशन चलती है। तो कई बार ऐसा होता है, दिल्ली में एक केस हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का। आपकी बात सुन रही तो मेरा माइंड ब्लैंक होता जा रहा है, क्योंकि ये उस लेवल की बात है शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति था, ही वाज हैंग्ड टिल डेथ, और उससे एक बार मेरी बात हुई एंड ही सेड कि मैंने कुरान जेल में आके पहली बार पढ़ी। तो मतलब बट उसने बहुत हीनियस क्राइम किया था, जो उसने अपने प्रिंसिपल्स के लिए भी किया या अपनी आइडियोलॉजी के लिए किया। उसने मतलब हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर अटैक कर दिया। जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी, खाकी तो जेल से हटा देनी चाहिए। और लोग अक्सर सोचते हैं खाकी मतलब पुलिस। नो, इट इज नॉट पुलिस। जेल इज अ स्टेट चैप्टर, दिल्ली पुलिस इज अ सेंटर चैप्टर। जो मतलब यू आर सेइंग जो हमारे जेल, जैसे हम तिहाड़ जेल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता। तिहाड़ जेल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर था, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं, केजरीवाल इज द जेल मिनिस्टर। ही इज द जेल मिनिस्टर। ही इज द जेल मिनिस्टर। तो जो एक्यूजेस होते हैं, या बहुत बार बोला जाता है कि सेंटर गवर्नमेंट ऐसा ट्रीटमेंट करा रही है जेल में, या थ्रेट है उनकी लाइफ को। अगर एक व्यक्ति व्हाइट कॉलर्ड व्यक्ति है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कुछ है, ट्रायल में अंदर गया है, उसे आप जो बाकी इनमेट्स हैं उनके साथ रख दोगे। अब वो मान लो एक ब्यूरोक्रेट है, आईएएस ऑफिसर है, अब उसका कल्चर डिफरेंट है उसमें। जैसे आप देखते होंगे ना, अक्सर आप टीवी पे कहते हैं फलां व्यक्ति है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर एक व्यक्ति व्हाइट कॉलर्ड व्यक्ति है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कुछ है, तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा, एक दिन अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लेगा। तो तब भी किसके ऊपर उंगली उठेगी? जेल ऑफिशियल्स के ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं रखा। बट अगर वहीं पर अगर एक जेल ऑफिसर उसको बिठा के अपने पास चाय पिला देता कि अरे सर, भाई साहब आप बैठो मेरे पास, आपको मैं चाय पिलाता हूँ और बताओ आपको क्या चाहिए, तो हम उसको कह देते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट मिली। अरे वीआईपी नहीं, दैट इज अ ह्यूमन ट्रीटमेंट दैट पर्सन नीड्स, अदरवाइज वो मर जाएगा।